प्रारंभिक जीवन। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वह भारत के प्रतिष्ठित टाटा परिवार से आते हैं, जिसका इतिहास भारतीय उद्योग जगत में अद्वितीय है। टाटा परिवार ने भारतीय उद्योग और समाज के हर क्षेत्र में योगदान दिया है और रतन टाटा इस धरोहर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा का बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब वह मात्र 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद वह और उनके भाई जिमी, उनकी दादी नवजबाई टाटा के संरक्षण में पले बढ़े। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना बड़े साहस और धैर्य के साथ किया। उनकी दादी नवजबाई ने उन्हें अनुशासन और नैतिक मूल्यों का महत्व सिखाया, जो आगे चलकर उनके जीवन और नेतृत्व शैली का अभिन्न हिस्सा बना। शिक्षा और प्रारंभिक कैरियर। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में दाखिला लिया। उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि और सीखने की जिज्ञासा बचपन से ही स्पष्ट थी। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से 1962 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। कॉर्नेल में अध्ययन करते समय रतन टाटा ने भारत वापस न लौटने का निर्णय लिया था, क्योंकि वह चाहते थे कि वह एक स्वतंत्र कैरियर बनाए। लेकिन जब उनकी दादी ने उन्हें टाटा समूह में योगदान देने के लिए कहा, तब उन्होंने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करते हुए भारत लौटने का फैसला किया। टाटा समूह में योगदान। 1962 में भारत लौटने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस और चूना पत्थर की खदानों में श्रमिकों के साथ काम किया। इस अनुभव ने उन्हें जमीन से जुड़ने और कार्यस्थल की वास्तविकताओं को समझने में मदद की। वह हमेशा से ही एक हैंड्स-ऑन लीडर रहे हैं, जो खुद काम की बारीकियों में शामिल होते हैं। 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का प्रभारी बनाया गया, जो उस समय घाटे में चल रही थी। रतन टाटा ने कंपनी के पुनरुद्धार के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन 1977 तक कंपनी बंद हो गई। हालांकि यह अनुभव उनके लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण सबक था। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब उन्होंने रतन टाटा को अपनी जगह चेयरमैन नियुक्त किया। उस समय कई लोग यह सोच रहे थे कि क्या रतन टाटा इस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे, लेकिन उन्होंने समय के साथ अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया और सभी संदेहों को गलत साबित किया। टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने टाटा समूह की कंपनियों में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की और समूह की व्यावसायिक इकाइयों को नई दिशा दी। उनका दृष्टिकोण हमेशा से ही दीर्घकालिक विकास और स्थिरता पर केंद्रित रहा है। टाटा मोटर्स और टाटा नैनो। टाटा मोटर्स के तहत रतन टाटा ने भारतीय बाजार के लिए टाटा इंडिका कार की योजना बनाई। 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया गया और यह पहली भारतीय डिजाइन और निर्माण की गई यात्री कार थी। शुरुआत में इसे आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा के विश्वास और प्रतिबद्धता ने इसे सफल बनाया। यह कार बाद में भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। उनकी एक और बड़ी उपलब्धि थी टाटा नैनो का लॉन्च। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसे आम भारतीय परिवारों के लिए डिजाइन किया गया था। रतन टाटा का सपना था कि एक आम भारतीय परिवार भी अपनी कार का मालिक बन सके। हालांकि टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन यह भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति का प्रतीक बन गई। टाटा का वैश्विक विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रमुख कंपनियों का अधिग्रहण किया। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोरस समूह का अधिग्रहण किया, जो उस समय किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण था।
इसके अलावा टाटा मोटर्स ने 2008 में जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर कंपनी से खरीदा। यह सौदा भारतीय उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने यह दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। विविधता और नवाचार। रतन टाटा ने हमेशा से नवाचार और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने आईटी, ऑटोमोबाइल, इस्पात, उपभोक्ता वस्त्र, ऊर्जा, दूरसंचार और होटल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने उनके नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। उनकी सोच का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने टाटा ग्रुप को पारंपरिक व्यवसायों से हटाकर उभरते हुए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने टाटा समूह को आईटी और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनाया। समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा की समाज सेवा और परोपकारी कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता अतुलनीय है। वह हमेशा से ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते रहे हैं। वह टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में योगदान देते हैं। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने कई परोपकारी परियोजनाओं का समर्थन किया है, जिनका उद्देश्य भारत के विकास और समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करना है। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए समर्पित किया है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उनका मानना है कि उद्योग और व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि व्यवसाय और परोपकार एक साथ चल सकते हैं। नेतृत्व शैली और नैतिकता। रतन टाटा की नेतृत्व शैली हमेशा से ही मूल्यों पर आधारित रही है। उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोपरि रखा है। उनके लिए मुनाफा और व्यावसायिक सफलता से अधिक महत्वपूर्ण था कि वह एक ऐसा संगठन बनाए जो समाज के प्रति उत्तरदायी हो। उन्होंने टाटा समूह को केवल एक व्यावसायिक साम्राज्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्थान के रूप में विकसित किया, जो हर कदम पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। उनकी विनम्रता और सरलता ने उन्हें उनके कर्मचारियों और सहयोगियों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। वह हमेशा से ही एक लीडर ऑफ पीपल रहे हैं, जो अपने कर्मचारियों की बात सुनते हैं और उनके विचारों का सम्मान करते हैं। उनका दृष्टिकोण हमेशा से ही लंबे समय के लक्ष्यों पर केंद्रित रहा है और वह अपने निर्णयों में स्थिरता और दूरदर्शिता का परिचय देते हैं। सेवानिवृत्ति और आगे का जीवन। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली। उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को टाटा समूह की कमान सौंपी गई। हालांकि कुछ वर्षों बाद मिस्त्री को हटा दिया गया और एन चंद्रशेखरन को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके बाद भी रतन टाटा टाटा ट्रस्ट्स और अन्य परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा में सक्रिय रहे।